हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 बायोलॉजी के अनसोल्व पेपर का सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 बायोलॉजी के 2026 में आयु एग्जाम का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं, जिसका पेपर कोड है 348 EL। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम इसके पार्ट 2 को करने वाले हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने पार्ट 1 कराया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैंने उसकी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप वहाँ से जाकर जरूर देख सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें हमारा है लघुत्तरीय प्रश्न सेकंड, तो जो कि हमारा देखिए 3-3 मार्क्स का पूछा जाएगा। कितने कितने मार्क्स का पूछा गया है? 3-3 मार्क्स का पूछा गया है। और प्रश्नों की संख्या कितनी थी? प्रश्नों की संख्या थी 4, यानी कि कुल मिलाकर लघुत्तरीय प्रश्न जो सेकंड पार्ट पूछा गया ये पूछा गया 12 नंबर का। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए हमारा क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 4 का उपयुक्त चित्र की सहायता से परिपक्व पराग कणों की कायिक कोशिकाओं एवं जनन कोशिकाओं के कार्यों का वर्णन कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है उपयुक्त चित्र की सहायता से परिपक्व पराग कणों की कायिक कोशिकाओं एवं जनन कोशिकाओं के कार्यों का वर्णन कीजिए। तो हमें यहाँ पर कायिक कोशिकाओं और जनन कोशिका के कार्य का वर्णन करना है। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप चित्र की तरफ देखिए। तो देखिए ये हमारा चित्र, यहाँ पर देखिए ये चित्र कुछ इस प्रकार से बना हुआ है। इसमें देखिए ये वाली जो परत है, ये जो बाहर की परत है, इसको बोलेंगे हम बाह्य चोल। और देखिए ये जो ये वाली परत है, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम अंतःचोल। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा ये क्या है, कुछ इस प्रकार है। ये यहाँ पर इस प्रकार है, यहाँ पर इस प्रकार है, तो इसको बोलते हैं हम जनन छिद्र। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं हम जनन छिद्र। ठीक है फ्रेंड्स, और ये हमारी क्या है? ये हमारी है कायिक कोशिका, या जिसको हम वर्दी कोशिका भी बोल देते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो बीच में पार्ट है इसको बोलते हैं नली केंद्रक या वर्दी केंद्रक। और देखिए ये वाला जो पार्ट है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम जनन कोशिका। तो फ्रेंड्स, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो देखिए ये चित्र कुछ इस प्रकार से है। अब देखिए, अब इस क्वेश्चन का आंसर हम लिखते हैं परिपक्व परागकण पौधों में नर युग्मोद्भिद की प्रथम कोशिका होती है। जो परिपक्व परागकण पौधों में नर युग्मोद्भिद की प्रथम कोशिका होती है, यह मुख्य रूप से 2 कोशिकाओं से मिलकर बनता है, एक तो कायिक कोशिका और दूसरा जनन कोशिका। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारा चित्र है ये चित्र है परिपक्व परागकणों की संरचना का। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नहीं लिया तो ले लीजिएगा। अब देखिए इसके आगे हम लिखते हैं कायिक कोशिका और जनन कोशिका के कार्य। तो देखिए फ्रेंड्स, कायिक कोशिका और जनन कोशिका के कार्य ये हम ब्लैक पेन से हेडिंग डालेंगे और यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट हेडिंग डाल के कायिक कोशिका। इसमें हम लिखेंगे यह आकार में बड़ी होती है। जो कायिक कोशिका होती है वो क्या होती है? वो आकार में बड़ी होती है और इसके मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं। जो कायिक कोशिका होती है वो क्या होती है? ये आकार में बड़ी होती है और इसके मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं। अब देखिए इसमें हम लिखते हैं पोषण प्रदान करना। यह ब्लैक पेन से हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे पोषण प्रदान करना। इसमें आप लिखेंगे इसमें प्रचुर मात्रा में आरक्षित भोजन यानी कि भंडारित खाद्य सामग्री मौजूद होता है, जो विकासशील परागकण और जनन कोशिका को पोषण देता है। यानी कि पोषण प्रदान करने में हम क्या लिखेंगे? इसमें प्रचुर मात्रा में आरक्षित भोजन यानी कि भंडारित खाद्य सामग्री मौजूद होता है, जो विकासशील परागकण और जनन कोशिका को पोषण देता है। इसके आगे हम लिखेंगे पराग नलिका का निर्माण। तो देखिए इसमें हम लिखेंगे जब परागकण स्त्री केसर के प्रतिकाग्र पर पहुंचते हैं तब कायिक कोशिका जनन छिद्र के माध्यम से बाहर निकलकर एक लंबी पराग नलिका का निर्माण करती है। क्या करती है? जब परागकण स्त्री केसर के प्रतिकाग्र पर पहुंचते हैं तब कायिक कोशिका जनन छिद्र के माध्यम से बाहर निकलकर एक लंबी पराग नलिका का निर्माण करते हैं। इसके आगे हम लिखते हैं यह पराग नलिका नर युग्मकों को बीजांड तक पहुंचाने का मार्ग प्रदान करती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए बात करते हैं जनन कोशिका की। तो हम यहाँ पर सेकंड नंबर डालेंगे और यहाँ पर लिखेंगे जनन कोशिका। ये हम हेडिंग डालेंगे ब्लैक पेन से और यहाँ पर लिखेंगे जनन कोशिका में यह आकार में छोटी होती है और कायिक कोशिका के जीव द्रव्य में तैरती है। जो जनन कोशिका होती है वो क्या होती है? यह आकार में छोटी होती है और कायिक कोशिका के जीव द्रव्य में तैरती है। इसके आगे हम लिखते हैं नर युग्मकों का निर्माण। ये भी हम ब्लैक पेन से हेडिंग डालेंगे और इसमें हम लिखेंगे यह कोशिका समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर 2 नर युग्मक बनाती है। इसके आगे हम लिखते हैं, इसके आगे हम ब्लैक पेन से हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे निषेचन में भागीदारी। जो जनन कोशिका होती है, जनन कोशिका द्वारा निर्मित ये दोनों नर युग्मक ही मुख्य रूप से निषेचन प्रक्रिया में भाग लेते हैं। एक नर युग्मक अंड कोशिका से और दूसरा ध्रुवीय केंद्रकों में संलयन करता है। तो फ्रेंड देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट यहाँ तक खत्म होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि अगर आप क्लास 12 बायोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं तो देखिए आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले 2026 में आए हुए सभी पेपर सेट अच्छे से तैयार कर लेने हैं। उसके बाद आपको 2025 में, फिर 24 में, 23 में
और 22 में, यानी कि देखिए 2026 से 22 तक भी आप सारे पेपर सेट कर लेंगे ना, क्योंकि देखिए क्या होता है हर साल 7 पेपर सेट बनते हैं जो कि हर जिले के अलग अलग होते हैं। और देखिए हमारा जो बायोलॉजी का सिलेबस है वो बिल्कुल फिक्स है। अगर आपसे कोई ये कहता है कि हमारा बायोलॉजी का एग्ज़ाम बहुत टफ आने वाला है, तो ऐसा कुछ नहीं है। हमारा एग्ज़ाम बाहर से नहीं आता, हमारा एग्ज़ाम आता है सिलेबस से, और सिलेबस जो होता है वो हमारा बिल्कुल फिक्स होता है। तो फ्रेंड्स, आपको ये बात कोई नहीं बताएगा कि आपको क्या करना है। आपको सबसे पहले एक तो अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेना है, दूसरा आपको क्या करना है, बस ये जो क्वेश्चंस आए हुए हैं इनको अच्छे से तैयार कर लेना है और इनकी मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करनी है। यानी कि आपने अभी से 2026 के, 25 के, 24 के, 23 के और 22 के कर लिए ना आपने पेपर सेट, तो आपको 70 में 70 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। और देखिए फ्रेंड्स, 2025 के पेपर सेट मैंने कराए हुए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप वहाँ से जाकर ज़रूर देख सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आप बस इतना कर लेंगे ना तो आपके 70 में 70 नंबर बिल्कुल पक्के हैं, क्योंकि ये जो हमारे क्वेश्चन है यही रिपीट होते हैं। चाहे आप 2025 का पेपर उठाकर देख लो या 26 का पेपर उठाकर देख लो, आपको यही क्वेश्चंस बार बार देखने को मिलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए तो चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 का खाए बहुभ्रूणता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर बहुभ्रूणता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखेंगे। तो हम ब्लैक पेन से हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे बहुभ्रूणता। इसमें हम लिखेंगे एक ही बीज में 2 या 2 से अधिक भ्रूणों की उपस्थिति को बहुभ्रूणता कहते हैं। तो बहुभ्रूणता किसे कहते हैं, एक ही बीज में 2 या 2 से अधिक भ्रूणों की उपस्थिति को बहुभ्रूणता कहते हैं। यह घटना कुछ आवर्तबीजी पौधों में प्राकृतिक रूप से पाई जाती है। बहुभ्रूणता में एक भ्रूण सामान्य युग्मनज से बनता है। क्या होता है, जब बहुभ्रूणता में होता है एक युग्म भ्रूण सामान्य युग्मनज से बनता है, जबकि अन्य भ्रूण बीजांड की अन्य कोशिकाओं जैसे न्यूसेल्स या भ्रूणकोश की कोशिकाओं में विकसित हो सकते हैं। तो बहुभ्रूणता में क्या होता है, इसमें एक ही बीज में इसमें एक ही बीज में 2 या 2 से अधिक भ्रूणों की उपस्थिति को बहुभ्रूणता कहते हैं। यह घटना कुछ आवर्तबीजी पौधों में प्राकृतिक रूप से पाई जाती है और बहुभ्रूणता में एक भ्रूण सामान्य युग्मनज से बनता है, जबकि अन्य भ्रूण बीजांड की अन्य कोशिकाओं जैसे न्यूसेल्स या भ्रूणकोश की कोशिकाओं में विकसित हो सकते हैं। अब देखिए आगे हम ब्लैक पेन से हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे इसमें महत्व। तो देखिए महत्व में हम फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे एक बीज से एक से अधिक पौधे प्राप्त हो सकते हैं। क्या होता है इसका महत्व, इसका महत्व ये है कि एक बीज से एक से अधिक पौधे प्राप्त हो सकते हैं। सेकंड महत्व है इसका श्रेष्ठ गुणों वाले पौधों का संरक्षण होता है। थर्ड पॉइंट है इसमें बागवानी एवं कृषि में इसका उपयोग किया जाता है। अब देखिए आगे लिखते हैं फोर्थ पॉइंट। तो फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेना तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आगे हम देखेंगे फोर्थ पॉइंट को। तो देखिए आगे फोर्थ पॉइंट हमारा रोग मुक्त एवं समान गुणों वाले पौधों के उत्पादन में सहायता मिलती है। अब देखिए बात करते हैं बहुभ्रूणता के उदाहरण की। तो इसका उदाहरण है संतरा, नींबू, आम आदि में बहुभ्रूणता पाई जाती है। अब देखिए प्रश्न नंबर 4 का ग है सहलगनता को परिभाषित कीजिए। 2 जीनों की वंशागति पर सहलगनता के प्रभाव की व्याख्या कीजिए। तो हम ब्लैक पेन से हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे सहलगनता। इसमें हम देखिए सहलगनता को इंग्लिश में बोलते हैं लिंकेज। ठीक है, तो देखिए सहलगनता क्या होती है, जब 2 या 2 से अधिक जीन एक ही गुणसूत्र पर स्थित होते हैं और युग्मक निर्माण के समय साथ साथ वंशानुगत होते हैं, तो इस घटना को सहलगनता कहते हैं। तो सहलगनता क्या होती है, जब 2 या 2 से अधिक जीन एक ही गुणसूत्र पर स्थित होते हैं और युग्मक निर्माण के समय साथ साथ वंशानुगत होते हैं, तो इस घटना को सहलगनता कहते हैं। अब देखिए और क्या पूछा था हमसे क्वेश्चन में, हमसे पूछा गया था 2 जीनों की वंशागति पर सहलगनता के प्रभाव की व्याख्या कीजिए। तो हम यहाँ पर ब्लैक पेन से हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे 2 जीनों की वंशागति पर प्रभाव। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें फर्स्ट पॉइंट हम लिखते हैं सहलगन जीन स्वतंत्र अपवर्तन का पूर्ण रूप से पालन नहीं करते। जो सहलगन जीन होते हैं वो स्वतंत्र अपवर्तन का पूर्ण रूप से पालन नहीं करते। सेकंड पॉइंट में हम लिखते हैं ये जीन प्राय एक साथ संतति में स्थानांतरित होते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट में हमने क्या लिखा है, फर्स्ट पॉइंट में लिखा है सहलगन जीन स्वतंत्र अपवर्तन का पूर्ण रूप से पालन नहीं करते। सेकंड पॉइंट में हमने इसमें लिखा है ये जीन प्राय एक साथ संतति में स्थानांतरित होते हैं। और थर्ड पॉइंट में हमने इसमें लिखा है जीनों के बीच की दूरी कम होने पर पूर्ण सहलंगता होती है और पुनर्संयोजन नहीं के बराबर होता है। आगे देखिए फोर्थ पॉइंट में हम यहाँ पर लिखते हैं, तो आगे देखिए फोर्थ पॉइंट में हम यहाँ पर लिखते हैं जीनों के बीच की दूरी अधिक होने पर अपूर्ण सहलंगता तथा क्रॉसिंग ओवर के कारण कुछ पुनर्संयोजित संततियाँ प्राप्त होती हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 4 का घ में हम लिखते हैं यहाँ पर, देखिए क्वेश्चन हमसे बोला गया है अंतरण RNA का एक अनुकूलक अणु के रूप में व्याख्या कीजिए। तो देखिए प्रश्न नंबर 4 के घ में हमसे पूछा गया है अंतरण RNA का एक अनुकूलक अणु के रूप में व्याख्या कीजिए। तो देखिए अंतरण RNA को हम क्या बोलते हैं, इसको हम tRNA भी बोलते हैं,
क्या बोलते हैं, अंतरण आरएनए को हम क्या बोलते हैं, टीआरएनए। ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन बोला गया था अंतरण आरएनए का एक अनुकूलक अणु के रूप में व्याख्या कीजिए। तो हम यहाँ पे लिखते हैं फ्रांसिस क्रिक ने टीआरएनए को अनुकूलक अणु कहा था। टीआरएनए एक छोटा एकल श्रृंखलित आरएनए होता है जो प्रोटीन संश्लेषण के दौरान एमआरएनए पर उपस्थित आनुवंशिक संदेश को अमीनो अम्लों की भाषा में परिवर्तित करता है। तो देखिए जो फ्रांसिस क्रिक ने टीआरएनए को अनुकूलक अणु कहा था। टीआरएनए क्या होता है, एक छोटा एकल श्रृंखलित आरएनए होता है जो प्रोटीन संश्लेषण के दौरान एमआरएनए पर उपस्थित आनुवंशिक संदेश को एमिनो अम्ल की भाषा में परिवर्तित करता है। आगे हम इसमें लिखते हैं टीआरएनए के एक सिरे पर विशिष्ट एमिनो अम्ल जुड़ा होता है तथा दूसरे भाग में प्रतिकूट उपस्थित होता है जो एमआरएनए के पूरक कूट को पहचानता है। आगे हम इसमें लिखते हैं प्रोटीन संश्लेषण के दौरान टीआरएनए उचित एमिनो अम्ल को राइबोसोम तक पहुंचाता है। क्या करता है, प्रोटीन संश्लेषण के दौरान टीआरएनए उचित एमिनो अम्ल को राइबोसोम तक पहुंचाता है और उसे बढ़ती हुई पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में जोड़ने में सहायता करता है। इस प्रकार टीआरएनए आनुवंशिक संदेश को एमिनो अम्लों की भाषा में बदलने का कार्य करता है, इसलिए इसे अनुकूलक अणु कहा जाता है। तो फ्रेंड्स आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और फ्रेंड्स आपको क्या करना है, आपको 2026 के सबसे पहले पेपर सेट सॉल्व कर लेना है, उसके बाद 25 के, 24, 23 और 22 के। अगर आपने अभी से ये तैयार करना स्टार्ट कर दिया ना तो आपके 70 नंबर 70 लाने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि हमारा जो पेपर है वो बिल्कुल फिक्स रहता है, यानी कि सिलेबस बिल्कुल फिक्स है। तो क्वेश्चन पेपर यहीं से पूछा जाता है और हमारे जो क्वेश्चन है यही हमारे बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।